हेलो दोस्तों एनसीईआरटी साइंस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का बायोलॉजी का चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर 10 है क्लास 8 का किशोरावस्था की ओर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को जानना है जो उम्र का जो पड़ाव होता है किशोरावस्था, वो कैसे आगे बढ़ता है और उसमें हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, उस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहला यही है पॉइंट, किशोर अवस्था जो होता है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह जीवन काल की वह अवधि होता है जब शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तन के परिणाम क्या होता है, हमारा शरीर में बहुत सारा बदलाव आता है और हम परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं और इस काल को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, अगला है किशोरावस्था जो होता है उसका वायु काल क्या होता है। तो यह होता है 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का जो उम्र होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को हम लोग टीन एजर्स भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस उम्र में देखिए जो भी इसमें एज है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसीलिए इसको टीन एजर्स भी बोलते हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, लड़कियों में किशोर अवस्था का जो उम्र होता है, मतलब अगर लड़कों की तुलना में बात करेंगे तो जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो लड़कियों में यह जो किशोरावस्था वाला जो काल है वो लड़कों की तुलना में 1-2 वर्ष पहले आ जाता है। अगला बिंदु है यौना आरंभ किसे कहते हैं। तो किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उसे हम लोग बोलेंगे यौना आरंभ। ठीक है, जैसे यौना आरंभ में क्या क्या संकेत होता है, जैसे अगला है लंबाई तेजी से बढ़ती है। इस उम्र में लंबाई जो होता है तेजी से बढ़ता है और लंबाई जो होता है माता पिता से प्राप्त जीन पर भी निर्भर करता है। अगर किसी के माता पिता लंबे नहीं हैं तो हो सकता है उनका बेटा बेटी जो हो वो भी लंबे ना हो। अगला है लड़कियों में कमर के नीचे का भाग जो होता है चौड़ा हो जाता है। लड़कियों में जो कमर का भाग होता है वो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। अगला बिंदु है लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठित दिखाई देती है। लड़कों का बात करेंगे तो लड़कों का जो मसल्स होता है वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, गठा हुआ दिखाई देता है। इस अवस्था में स्वर यंत्र जो होता है जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं उसमें वृद्धि हो जाता है। ठीक है, मतलब आवाज़ थोड़ा भारी होने लगता है, आवाज़ थोड़ा फटने लगता है। अगला बिंदु है एडम्स एप्पल किसे कहते हैं। ठीक है, तो घेट में देखेंगे आप थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, उसी को हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। तो लड़कों में बढ़ता हुआ जो स्वर यंत्र होता है जो गले में उभरी भाग के रूप में दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडम्स एप्पल बोलेंगे। ठीक है, लड़कियों में स्वर यंत्र जो होता है छोटा होता है लड़कों की तुलना में और इसीलिए बाहर नहीं दिखाई देता है। लड़कियों में स्वर यंत्र जो होता है, ठीक है, पेशियों में अधिक वृद्धि के कारण उनका आवाज़ जो होता है क्या होता है, फटने लगता है। किशोरावस्था में सफ़ेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। तो इस उम्र में क्या होता है, तेल ग्रंथियाँ जो होता है उनका जो स्राव होता है वो बढ़ जाता है और इसी के कारण चेहरा पर फुंसी और मुहासे आने लगते हैं। अगला है विषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। इस उम्र में विषण जो होता है, टेस्टिस जो होता है, उससे स्पर्म बनने लगता है, शुक्राणु बनने लगता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है। अंडाशय का साइज जो होता है, आकार जो होता है बढ़ जाता है और अंड जो होता है परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है और अंडाशय से अंडाणुओं का नियोजन भी प्रारंभ हो जाता है और अंडाशय से अंडाणु निकलने लगते हैं। अगला बिंदु है युवा अवस्था में लड़की में स्तनों का विकास होने लगता है। इस उम्र में लड़कियों में क्या होता है, स्तन का विकास होने लगता है। ठीक है, लड़कों के चेहरे सीने पर बाल उगने लगते हैं। ठीक है, लड़का होगा उसके चेहरे पर सीना पर बाल उगने लगेगा, दाढ़ी मूछ आने लगता है। जबकि लड़के और लड़कियों को दोनों का जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, ठीक है, बगल और जांघ के ऊपरी भाग में क्या आने लगता है, बाल आने लगता है। तो ये सब जो संकेत है किसके संकेत है, किशोरावस्था के। किशोरावस्था में यौना आरंभ हो जाता है और ये सब संकेत हैं। अगला है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो किशोरावस्था में ये जो भी हम लोग परिवर्तन देखे हैं वो नियंत्रित होता है हार्मोन के द्वारा। और हार्मोन क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो भी क्रिया होता है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। लड़कों में विषण कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है। तो लड़कों में विषण जो होता है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है,
उत्पन्न करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और इसी को हम लोग बोलेंगे पुरुष हार्मोन। ठीक है। लड़कियों में अंडाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो लड़कियों का जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो कौन होता है? एस्ट्रोजन होता है, जिससे हम लोग स्त्री हार्मोन भी बोलते हैं। और यह जो होता है, ठीक है, अंडाशय से क्या करता है? स्रावित करता है। ठीक है। अगला है, लड़कियों में स्त्री हार्मोन क्या उत्पादित करता है? तो लड़कियों में जो स्त्री हार्मोन होता है वो तो एक करेगा, क्या करेगा? अंडाशय को कंट्रोल करेगा। दूसरा जो है, यह स्तन को विकसित करता है, जिसमें दूध ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और ये सब विकसित होता है। अगला है, लैंगिक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो लैंगिक हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल होता है, स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि जो होता है कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है। अगला है, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म किसे कहते हैं? ठीक है। तो देखिए, अंडाशय में से एक अंडाणु परिपक्व होता है। ठीक है, जितना भी अंडाशय है उसमें से एक अंडाणु जो होता है परिपक्व होता है, डेवलप करता है, उसका पूरा विकास हो जाता है। और लगभग 28 से 30 दिनों के अंदर, ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निमोचित हो जाता है। और किसी एक अंडाशय द्वारा क्या हो जाएगा? निमोचित हो जाएगा। और इस अवधि में गर्भाशय की दीवार जो होती है मोटी हो जाती है। ठीक है, इस अवधि में गर्भाशय की दीवार जो होगी मोटी हो जाएगी, जिसके कारण निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके, जिससे गर्भधारण होता है। और यह गर्भधारण करने के लिए क्या होता है? तैयार हो जाता है। अगर गर्भधारण नहीं करता है तो क्या होता है? यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, मतलब अंडाणु जो है शुक्राणु के साथ नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में अंडाणु जो होता है गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। मतलब उससे वो अंडा सहित, रक्त सहित वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे, साइकिल, जिसको हम लोग शॉर्ट में MC बोलेंगे। ठीक है, और ये पर मंथ होता है, इसको हम लोग अपने भाषा में पीरियड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रजोदर्शन किसे कहते हैं? तो पहला जो, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम लोग जो पहला ऋतुस्राव है उसी को हम लोग बोलेंगे रजोदर्शन। रजोनिवृत्ति क्या होता है? तो देखिए, ये जो पीरियड्स जो स्टार्ट होता है उसका उम्र होता है। ठीक है, मान लीजिए 12 में स्टार्ट हुआ या 13 में स्टार्ट हुआ। अब एंड क्या करेगा? ये एंड होगा 40 से 50 वर्ष की आयु में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऋतुस्राव के रुक जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति बोलते हैं। और ये कब होता है? 40 से 50 वर्ष की आयु में होता है। स्त्रियों में जनन काल की अवधि होती है। तो देखिए, जनन काल कब होगा? मतलब कोई औरत जो है, कोई लेडी जो है, ठीक है, वो बेबी को जन्म दे सकती है किस उम्र तक? तो रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक, मतलब 11-12 उम्र से लेकर कहाँ तक? 40 से 50 तक। अगला है, ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है? तो इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाणु बड़ा होता है, डेवलप करता है। फिर इसका निमोचन होता है, इसका निमोचन की दीवार मोटा होना, निषेचन होता है। और निषेचन न होने की स्थिति में ये टूटता है और ये रक्तस्राव के द्वारा बाहर निकल जाता है। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्र की जो संख्या होता है 23 जोड़ा होता है। ठीक है, मनुष्य के गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र लिंग सूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा में से याद रखिएगा 2 जोड़ा जो होता है वो लिंग सूत्र होता है, एक X और एक Y। अगला, स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में X तथा Y गुणसूत्र होता है। तो याद रखना है स्त्री में। ठीक है, फीमेल में बात करेंगे तो 2 गुणसूत्र जो होगा वो होगा, एक होगा आपका X, ठीक है, और दूसरा भी होगा X। मेल में बात करेंगे तो मेल में 2 गुणसूत्र जो होगा, एक होगा X और एक होगा Y। ठीक है, युग्मक में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अब युग्मक क्या बनेगा? जब फीमेल और मेल का जब गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है, कंबाइंड होगा, तो क्या बनेगा? वो बनेगा युग्मक। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? युग्मक। कैसे बनेगा? अब देखिए, मेल का X और फीमेल का X, क्योंकि फीमेल का तो दोनों X ही है, मिल सकता है। मेल का Y और फीमेल का X मिल सकता है, मतलब X बन सकता है या XY बन सकता है। ठीक है, तो युग्मक जो होगा वो 2 तरह का हो सकता है, XX और XY। XX होगा तो क्या होगा? लड़की होगा, और XY होगा तो क्या होगा? लड़का होगा। इसका मतलब लड़का होगा या लड़की होगा,
ठीक है, वो तय करेगा किसका स्पर्म मतलब किसका क्रोमोजोम गुणसूत्र तय करेगा मेल का। ठीक है, क्योंकि फीमेल का तो फिक्स है एक्स एक्स, तो मेल का एक्स होगा तो लड़की आ जाएगा, और मेल का वाई अगर जुड़ेगा उसके साथ फीमेल के साथ तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। अनिश्चित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो अंडाणु जो होगा, अंडाणु क्या होगा, अंडाणु एक्स एक्स होता है। ठीक है, शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, स्पर्म जो होगा दो प्रकार का होगा, एक एक्स और एक वाई। मादा शिशु कब विकसित होता है। ठीक है, तो मादा शिशु जो होता है कब विकसित होता है, तो जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो क्या बनता है, मादा। मादा मतलब फीमेल। फीमेल कब बनेगा, जब मेल का एक्स और फीमेल का तो पहले से एक्स है, ये कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, मादा शिशु बनेगा। ठीक है, नर शिशु कब बनेगा, तो मेल का क्या होना चाहिए, वाई, और फीमेल का तो क्या है, एक्स, तो एक्स वाई हो गया, तो इसमें क्या बनेगा, नर शिशु बनेगा। ठीक है, जब अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई हो, तो अंडाणु को तो एक्स ही है और शुक्राणु में क्या हो, वाई हो। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग से पता चलता है, तो बच्चा का जो लिंग है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो कौन तय करेगा, पिता का गुणसूत्र जो होगा। पिता का अगर एक्स होगा तो लड़की होगा, पिता का अगर वाई होगा तो लड़का होगा। यह धारणा कि बच्चों के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, यह पूर्णतः क्या है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय और एड्रिनल ग्रंथि क्या स्रावित करती है, तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो होता है वो थायरोक्सिन को उत्पादन करता है, यह हार्मोन होता है, ध्यान रखेंगे। अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन को उत्पादित करता है, और एड्रिनल जो होता है वो एड्रिनेलिन हार्मोन को स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि कौन सी हार्मोन उत्पन्न करती है, तो पीयूष ग्रंथि थायराइड, एड्रिनल और वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। कौन, पीयूष ग्रंथि। अगला है लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो लार्वा से वयस्क बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं कायांतरण। कीटों का कायांतरण किसके द्वारा होता है, तो कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक को थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए मेढक को थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उसको नमक चाहिए, और उसको नमक मिल जाता है पानी में जो नमक घुला हुआ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप एनसीईआरटी के साथ साथ साइंस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं और किसी भी कंपटीशन में साइंस को बेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।